हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सेंटर ऑफ मास में जो पढ़ रहे थे कोलिजन वाला पार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने कोलिजन में आपको क्या बताया था बेटा, एक तो टाइप ऑफ कोलिजन बताया था और एक ऑब्लिक कोलिजन के बारे में बताया था। उससे पहले हैवी मास के साथ में जो कोलिजन होती है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। क्विक रिविजन कराता हूँ फटाफट से। हैवी मास के साथ अगर कोलिजन होती है तो हैवी मास में कोई चेंजेस नहीं आता, हैवी मास की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, और जो दूसरे मास की वेलोसिटी निकालनी होती है उसमें ई का इक्वेशन लगा देते हैं अपन। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन बताया था। ऑब्लिक कोलिजन में मैंने क्या बताया था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा देना है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और अगर इलास्टिक कोलिजन भी है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी करा देना। ठीक है, तो हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन क्या था, अगर ब्लॉक का वेलोसिटी जो है कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में एक ही लाइन के अलोंग है, आए टकराए और वापस यही लाइन के अलोंग चले गए तो इसको हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है। आए टकरा के और अलग अलग जा रहे हैं तो उसको ऑब्लिक कोलिजन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी अपन लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे, फिर मैंने लास्ट में टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में आपको सारी कहानी एक्सप्लेन करी थी बच्चों। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आज वाले लेक्चर में क्या है, मैं उसी से रिलेटेड कुछ कहानी समझा रहा हूँ आपको। एक बाउंसिंग ऑफ बॉल करके ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन सारे न्यूमेरिकल के साथ में कैसे डील करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल है, पर बहुत सारे न्यूमेरिकल का एक पार्ट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे 8-10 पैटर्न का हो सकता है। तो मैं सारे न्यूमेरिकल को आपको बताता हूँ, देखो किस टाइप से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपको क्या क्या आंसर करना है। तो हेडिंग लिख रहा हूँ बाउंसिंग ऑफ बॉल। बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं बेटा। जैसे मान लो अपने पास एक यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड आ गया, ये ग्राउंड आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या है ना, एक बॉल को मैंने गिराया कुछ हाइट h से, कुछ हाइट h से एक बॉल को अगर मैं गिराता हूँ तो बॉल ऑब्वियसली बाउंस करेगी क्या। तो यहाँ से मैंने एक बॉल को गिराया, ये बॉल को गिराया मैंने, रिलीज किया, मतलब इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ का टाइम जो है t इक्वल टू टाइम t इक्वल टू 0 पे इस बॉल को रिलीज कर दिया गया है। और ये जो बॉल है ये h हाइट पे है और नीचे नीचे आते 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 ये h हाइट से रिलीज किया गया है। इसको बॉल को कितना हाइट से रिलीज किया मैंने, h हाइट से यहाँ से बॉल को रिलीज कर दिया। अब ये बॉल का क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे जब इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया क्योंकि रिलीज किया मैंने। अब ये बॉल नीचे आते 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 इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो ये बॉल यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी से हिट करने वाली है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से हिट करेगी, इस वेलोसिटी को मैंने v नाम दे दिया। ठीक है, अब इस वेलोसिटी हिट कर रही है यहाँ पे, अब ये वापस यहाँ से जंप लगाएगी क्या, तो जंप लगाएगी, वैसे तो इसी पाथ पे आगे बढ़ेगी। ये बॉल को यहाँ से गिरा दो तो यहीं पे इस जंप करती रहेगी, ऐसे धीरे 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 इसकी हाइट कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉल यहीं रुक जाएगी। बट मैं वो वाला डायग्राम बगल में बना रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे वही डायग्राम बनाऊंगा तो सारी खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो मैं अगला डायग्राम इधर बनाता हूँ। देखो यहाँ पे जब ये बॉल, ये तो टकराने से पहले, कोलिजन के पहले की सिचुएशन है, ये कोलिजन टकराने के बाद की सिचुएशन है। मान लेते हैं टकराने के बाद वेलोसिटी इसका v1 हो गया। ठीक है, अब ये v1 इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कोलिजन किस टाइप की है। ठीक है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, उस टाइप अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ये v का वैल्यू h की टर्म में निकाला जा सकता है। इस बॉल को जब नीचे गिराया तो कितना हाइट पे थी है, h हाइट पे, यहाँ से नीचे गिराया, नीचे गिराने पे इस बॉल के पास कुछ स्पीड आ गई, ये v स्पीड आ गई। अब यहाँ एक ग्राउंड से टकराने के बाद ये v स्पीड से v1 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये v1 स्पीड इस v से तो कम ही होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से बोलूं तो यहाँ कोई ना कोई, अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये वाली एनर्जी जो है ये इस एनर्जी के बराबर होगी। इलास्टिक कोलिजन हुई तो v1 और v बराबर होगा कब, इलास्टिक कोलिजन में। और इलास्टिक नहीं हुआ तो v1 का वैल्यू v से कुछ न कुछ छोटा ही आने वाला है। ठीक है, छोटा वैल्यू आएगा। अब मुझे कोलिजन के बारे में कुछ तो पता नहीं है, तो मैं जनरलाइज e की फॉर्म में निकाल लेता हूँ, e की फॉर्म में। ठीक है, e की फॉर्म में समझ रहे हो, e का वैल्यू 1, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, अपन ने कल क्वेश्चन किया था ना, एक दीवार दिया था मैंने, यहाँ पे एक दीवार दिया था, इस टाइप की दीवार दिया था, ये ब्लॉक यहाँ पे आके टकराया था, इधर 10 से पता नहीं ऐसे कुछ भेजा था मैंने, e का वैल्यू दिया था 1/4, ये 12 से भेजा होगा, बोला था टकरा के कितनी स्पीड से आएगा। तो उसी टाइप से ये जो है ग्राउंड से टकरा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपन v1 को निकाल लेंगे v की टर्म में, और v भी आ जाएगा अपने पास
ठीक है। तो अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, ये जो बॉल की बाउंसिंग है इसमें मैं बहुत सारे पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पहले इसका बाउंसिंग वाला मोशन बता देता हूँ बस। अब ये बॉल क्या होगी बेटा, यहाँ ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी और यहाँ आके कहीं ना कहीं ये बॉल रुक जाएगी, मतलब इस जगह आके कहीं वापस से ये एक मोमेंटरी रेस्ट में आएगी। मोमेंटरी रेस्ट में आ गई ये बॉल। अब ये मोमेंटरी रेस्ट में आने के बाद यहीं नहीं रुकी रहेगी, वापस ये नीचे आएगी। हकीकत में तो ये सारा मोशन एक ही लाइन पे हो रहा है यहीं पे, बट मैं बगल बगल में करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपन को इजीली समझ आ जाए बच्चे, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से बॉल नीचे आएगी, क्या वापस से बॉल नीचे आएगी। मान लो ये बॉल यहाँ नीचे आ रही है इधर इधर इस वाले पाथ से, और जब ये बॉल यहाँ नीचे आएगी तो एक चीज बच्चे आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, क्या v1 ही होगा या v1 से अलग। अरे मैं सिमेट्री से बोल सकता हूँ, जितना बॉल ऊपर गई है उतना ही नीचे आई ना, तो यहाँ टकराने से पहले इसका वेलोसिटी v1 होगा, और जैसे ही कोलिजन होगी, ये अपने पास पहली कोलिजन तो यहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ फर्स्ट कोलिजन हो गई, क्या यहाँ से यहाँ फर्स्ट कोलिजन हो गई। अब यहाँ टकराने के बाद इस बॉल का वेलोसिटी सपोज v2 हो गया। अब ये जो v2 वेलोसिटी है बच्चे, v2 वेलोसिटी v1 से कम आएगा, ठीक है। मतलब अब की बार जो बॉल है और कम हाइट पे जाएगी। मान लो ये बॉल की जो हाइट है, मान लो ये यहीं तक पहुंची बॉल, फिर वापस इसका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर ये बॉल यहाँ से घूम के इधर आएगी, क्या तो जब यहाँ पे आके गिरेगी तो इस बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया, अगेन v2 ही रहेगा, ठीक है। फिर टकराने के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगा, टकराने के बाद वेलोसिटी v3 हो जाएगा, और v3 हो गया, और यहाँ आके बॉल कहीं रुक जाएगी, क्या। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये बाउंसिंग जब भी होगी तो थोड़ा पहले यहाँ से गिरी थोड़ा कम ऊपर, फिर गिरी थोड़ा कम और ऊपर, फिर गिरी थोड़ा कम और फिर अगले बार में ऐसे ऐसे बाउंसिंग होती चली जाएगी, और फाइनली जो है एंड में वहीं जाके नीचे रुक जाएगी बॉल, ठीक है। तो अब अगला डायग्राम मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हर एक बाउंसिंग के बाद में वेलोसिटी कितना है, तो ये v1 पहले तो ये ग्राउंड पे पहुंची कितनी देर में, ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड पे पहुंचने पे स्पीड कितना हुआ v, टकराने के बाद स्पीड v1, फिर अगली कोलिजन के बाद स्पीड v2, फिर अगली कोलिजन के बाद स्पीड v3, फिर अगली कोलिजन के बाद v4, v5, v ऐसे अलग अलग कोलिजन के बाद में वेलोसिटी अलग अलग होता जा रहा है। पहली कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 हुआ, पहली बार यहाँ पे टकराई v1, पहली कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1, दूसरी कोलिजन के बाद वेलोसिटी v2, तीसरी कोलिजन के बाद v3, तो ऐसे 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 कोलिजन करता जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूँ कि इसका जो वेलोसिटी है हर एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी कैसे बदल रहा है। मान लो इसने 10 कोलिजन कर चुकी है, बॉल कितनी बार हिट कर गई ग्राउंड को, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स के बाद में वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो वो पता करता हूं, या 10 या 20 या nth, जनरलाइज बताऊं तो n का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, फिर 2 3 1 4, ठीक है। चलो आगे तो लिखता हूं मैं, जरा क्या लिख रहा हूं देखो, पहले तो लिख देता हूं, let a ball from a height h, from a height h, and let it touch the ground with a velocity v, taking time t, ठीक है, taking time t to reach the ground। क्लियर है, दो क्या है, यहां से पहली बार में यहां तक गिरने का टाइम t है, और ग्राउंड पे आने पे वेलोसिटी v। अब यहां v1 v2 v3 v4 क्या है, v1, v2, v3, डैश डैश डैश, ये जो सब है v1 v2 v3, ये सब क्या है बेटा, वेलोसिटीज ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोलिजन। पहली कोलिजन के बाद का वेलोसिटी v1 है, दूसरी के बाद v2 है, तीसरी के बाद v3 है, ठीक है। कोलिजन
तो अब अपन V1 V2 V3 का वैल्यू पता करते हैं सबसे पहले तो, और फिर जनरलाइज आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं पता करता हूँ बेटा वैल्यू V का, ये V का वैल्यू कितना आएगा। तो V का वैल्यू पता करने के लिए मैं डाउनवर्ड इक्वेशन लिखूं क्या तो V का वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या लिखूं, थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2GH, फाइनल वेलोसिटी V स्क्वायर आ गई 0, 2GH, तो V कितना आ गया बेटा √2GH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं E का इक्वेशन लिखता हूँ फर्स्ट कोलिजन, फॉर द फर्स्ट कोलिजन। ये यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ डायग्राम में थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये अपनी हुई है फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक सेकंड कोलिजन, यहाँ से यहाँ तक थर्ड कोलिजन, ठीक है। ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। कोलिजन नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ई का इक्वेशन लिखता हूँ। ई क्या होता है, फॉर फर्स्ट कोलिजन जो पहली वाली कोलिजन हुई है ना, उसके लिए मैं ई का इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर फर्स्ट कोलिजन ई बरोबर वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच। अब मैं यहाँ ई का वैल्यू इलास्टिक कोलिजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं मान रहा हूँ, जनरल ई की फॉर्म में लिखता हूँ। तो सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, कोलिजन के बाद, ये पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1, ग्राउंड तो रेस्ट में है ना, तो ये सेपरेशन वेलोसिटी है अप्रोच वेलोसिटी, तो v1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा e इंटू वी, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ से रखा तो मैंने कितना आ गया √2gh, ठीक है। e एज इट इज, तो v का वैल्यू यहाँ से रख लिया, v का वैल्यू कितना आ गया √2gh, ये √2gh यहाँ पुट कर लिया। तो यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं लिखता हूँ आगे, अब ये बॉल वापस ऊपर गई, ये बॉल ऊपर गई, यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गई क्या, v1 का वैल्यू मुझे ये पता है। अब मैं सेकंड कोलिजन के लिए कहानी लिखता हूँ, फॉर सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ अगेन, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ से जो e का वैल्यू निकल के आएगा मेरे पास, e का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड वाली कोलिजन में लिखूंगा, सेपरेशन वेलोसिटी v2 हो गई क्या, ऊपर v2 वेलोसिटी से जा रहा है, अप्रोच v1 से हुआ क्या, तो v2 इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, e इंटू वी1। अब v1 का वेलोसिटी यहाँ से लिखूं तो e इंटू ये v1 का वैल्यू रख रहा हूँ, e इंटू √2gh। तो देखो बेटा ये क्या आ गया, ये v2, यहाँ e इंटू ई क्या आ गया, e स्क्वायर हो गया इंटू √2gh, ठीक है। ऐसे बच्चे में जब थर्ड वाली कोलिजन के लिए लिखूंगा, फॉर थर्ड कोलिजन, तो यहाँ v3 निकल के आएगा, v3 क्या आ जाएगा, e टाइम्स v2, e v2 आ जाएगा ना थर्ड कोलिजन। अब मैं पूरा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, तो e इंटू v2 का वैल्यू यहाँ से लिखा, e स्क्वायर इंटू √2gh, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, e पावर 3 इंटू √2gh, ये आ गया क्या। ऐसे ही करते 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 बाउंसिंग होती चली जाएगी। nth बाउंसिंग के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, देखो बोलो जरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। तो वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, यहां से अपन कैलकुलेशन किसका करना चाह रहे थे बेटा, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन का, ठीक है। यहां लिखता हूं जरा छोटा छोटा सा, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अपन करना चाह रहे हैं। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर इसलिए बेटा क्योंकि ये जैसे पहली कोलिजन के जस्ट बाद में वेलोसिटी v1 हुआ, दूसरी कोलिजन के जस्ट बाद में वेलोसिटी v2 हुआ, तीसरी कोलिजन के जस्ट बाद में वेलोसिटी v3 हुआ। जैसे यहाँ लिखा ना v1 v2 v3 वेलोसिटी ऑफ बॉल, यहाँ भी जस्ट आफ्टर लिख देता हूँ, जस्ट आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोलिजन। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे जब मैं vn लिखूंगा तो जो nth कोलिजन होगी, यहाँ पे जब vn आएगा, vn, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो बड़ा ध्यान से देखना है, जब v1 था तो यहाँ e की पावर 1 आया, v2 था e पावर 2 आ गया, बाकी √2gh एज है। v3 था मतलब थर्ड कोलिजन थी, तो यहाँ e पावर 3 आ गया, √2gh आ गया। अगर मैं v10 लिखूंगा, मतलब 10th कोलिजन के बाद में v10 लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, e पावर 10 √2gh। अगर मैं v11 लिखूंगा तो e पावर 11 √2gh, तो n में क्या आ जाएगा, e टू द पावर n √2gh। ये अपना फर्स्ट वाला आंसर आ गया, ठीक है।
मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी वेरायटी हो सकती है। अभी मैं कवर कर रहा हूँ धीरे 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 आगे आगे। तो आप ये पहला लिखो जरा, ये अपना रिजल्ट है, आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं ऐसा कुछ। तो मैंने क्या कैलकुलेशन करना चाहे शुरुआत में, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर nth कोलिजन। तो nth कोलिजन के बाद की वेलोसिटी मेरे पास क्या निकल के आई, e⁻n√2gh। ठीक है, नोट करो जरा यहाँ तक की कहानी। फिर अगला सिचुएशन समझाता हूँ मैं, नेक्स्ट वाला सिचुएशन समझाता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए कि nth कोलिजन के बाद में कितना हाइट गया है, हाइट अटेन बाय बॉल आफ्टर nth कोलिजन। तो आप एक काम करो, पहले यहां से यहां तक की पूरी कहानी लिखो। मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं फिर। ठीक है, फिर अपन शुरुआत करते हैं अगले वाले की। nth कोलिजन के बाद कितना हाइट गया होगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले कोलिजन के बाद की हाइट निकालते हैं, दूसरे कोलिजन के बाद की हाइट निकालेंगे, तीसरी कोलिजन के बाद की हाइट निकालेंगे, फिर अपने को एक सिमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा और उससे आंसर निकाल लेंगे। तो वीडियो पॉज करके पूरी कहानी तो लिख ही ली होगी। ये डायग्राम मैं नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि ये डायग्राम आपको फील दिलाएगा सारे सिचुएशन की। ठीक है, इसलिए इस डायग्राम को रखना मुझे जरूरी है, इस डायग्राम को नहीं मिटाया जा सकता। ठीक है, और यही क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई पार्टिकल आफ्टर nth कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई बॉल आफ्टर nth कोलिजन। अगर nth कोलिजन हो रही है ना, nth कोलिजन होने के बाद में कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा रहा है, ये मुझे पता करके बताना है। ठीक है, तो सुनना, पहले अपन ये पता करते हैं कि पहले h हाइट से गिरा, तो ये जो दूसरी वाली हाइट है ये h1 मान ली मैंने। ठीक है, h1 h2 h3 h4, h1 h2 h3 एंड सो ऑन आर मैक्सिमम हाइट आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोलिजन। ठीक है, अब मेरा h1 h2 h3 निकालूंगा, सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पहले h1 निकालते हैं बेटा। h1 निकालने के लिए मैं क्या करूं, यहां से यहां तक की इक्वेशन लिख लूं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल v1 स्क्वायर है प्लस 2 माइनस g इंटू h1। जब ये v1 से गया तो हाइट ये यहां से यहां तक की हाइट h1 रही होगी बेटा। ठीक है, कौन सी हाइट है लिखें क्या जरा, थोड़ा डायग्राम में खिचड़ी पकेगी पर कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइट सपोज मैंने h1 मान ली, ये वाली हाइट। ठीक है, ऐसे ये जो अगली वाली हाइट है ये h2 होगी, ऐसे ये जो नेक्स्ट वाली हाइट है ना ये h3 होगी। ठीक है, तो यहां से h1 निकल के आया मेरे पास, क्या यहां से जो है 2gh1 बराबर v1 स्क्वायर, यही निकल के आया क्या। ठीक है, 2gh1 इक्वल टू v1 स्क्वायर निकल के आया। अब यहां से v1 का जो वैल्यू है वो मुझे पता है क्या, v1 का वैल्यू मुझे पता है क्या बेटा। तो क्या हो गया देखो, 2gh1 इक्वल टू v1 को क्या लिखा था अपन ने, e इंटू वी या ev स्क्वायर। 2gh1 e स्क्वायर v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2gh, 2g ने 2g को मार दिया तो h1 क्या आ गया e स्क्वायर h। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब जब अगली हाइट लिखूंगा मैं सेकंड वाली हाइट h2, तो सेकंड वाली हाइट में क्या हो जाएगा बेटा, जो सेकंड वाली हाइट लिखूंगा ना उसमें v2 वेलोसिटी आएगी क्या, उसमें v2 वेलोसिटी आएगी क्या। तो सेकंड वाली फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्स इनिशियल 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ v2 स्क्वायर आएगा प्लस 2 यहाँ माइनस g इंटू h2, तो यहाँ क्या आ गया 2gh2 इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो 2gh2, अब ये v2 क्या आया था, v2 जो आया था बेटा अभी अभी मैंने निकाल के बताया था कि आपको कैलकुलेट करके ये e इंटू वी1 लिखूंगा क्या, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो पहले e इंटू वी1 होल स्क्वायर, फिर 2gh2, फिर e इंटू वी1 की जगह क्या लिखेंगे, e v1 की जगह क्या लिखा जा सकता है e इंटू वी, और v की जगह आ गया √2gh, स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है ना, आप देख लेना पिछले वाले में समझाया था ऐसा। 2gh2
इक्वल टू, यहाँ से ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है बेटा, ई स्क्वायर ई फोर इंटू 2gh, तो 2g से 2g गया तो h2 कितना आ गया, E4h। ऐसे थर्ड वाली कोलिजन से देखूंगा तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0, v3 स्क्वायर 2 माइनस जी इंटू h3, तो यहां से कितना आ गया 2gh3 इक्वल टू v3 स्क्वायर, तो 2gh3, ये जो v3 का वैल्यू आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा इसको, ये e3 इंटू वी आएगा क्या, तो 2gh3 e पावर 3 इंटू रूट 2gh इंटू होल स्क्वायर, तो यहां से 2gh3 e पावर 6 2gh, ठीक है, 2g ने 2g को मार दिया तो h3 कितना आ गया, e पावर 6 इंटू h। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, अगर यहाँ फर्स्ट कोलिजन है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, मतलब डबल डबल होता जा रहा है। मतलब अगर मैं hn निकालूंगा, hn मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल आफ्टर nth कोलिजन, उसको अपन ने नाम क्या दे दिया बच्चा, hn, तो hn क्या आ जाएगा मेरे पास, e पावर 2n इंटू h पावर n का मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय आफ्टर nth कोलिजन, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल आफ्टर nth कोलिजन, वो क्या आ जाएगा, e पावर 2n इंटू h। ये अपना सेकंड वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है, नोट कर लो जरा। मैंने एक कैसे पता किया बेटा, h1 आया, h2 आया, h3 आया, ऐसे अगर मान लो आपसे बोला जाता h7 का मतलब क्या है, 7th कोलिजन तब हो चुकी है, 7th कोलिजन के बाद में वो पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट गया होगा, तो h7 जो आएगा e पावर 14, 7 का डबल 14, e पावर 14 इंटू h। क्लियर है, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी, यहां तक की कहानी नोट कर लो बेटा, यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर अगले वाले पार्ट पे आते हैं। अगले वाले में क्या है, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, जो nth रिबाउंड हुआ है ना उसमें कितना टाइम लग रहा है ये पता कर लेते हैं जरा। मतलब ये जो पहला रिबाउंड है, ये यहां से ये हुआ फर्स्ट रिबाउंड, यहां पे ये फर्स्ट के बाद का वेलोसिटी आएगा, तो इसको यहां से हम मैक्सिमम हाइट पे कितने में टाइम लगा वो निकाल लिया। दूसरा, चलो अभी मैं लिखता हूं क्या पता करना है, पहले यहां तक की कहानी लिखो आप वीडियो पॉज करके। चलो लिखा। अब देखो मैं क्या पता करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कैलकुलेट मैं करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है इसमें, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। चलो गायब। ई जो है ना अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये बोल दिया जाए आपको, या तो बोला जा सकता है इंडिविजुअल टाइम, मतलब यहां से यहां आने का टाइम पूछ ले, या यहां से यहां ऊपर जाने का टाइम, यहां से यहां नीचे आने का टाइम, या टोटल टाइम। टोटल टाइम पूछा हो तो टोटल टाइम भी निकाला जा सकता है, ठीक है। टोटल टाइम मीन्स टोटल कितना टाइम लगेगा इस बॉल को पूरी बाउंसिंग होती रहेगी, बाउंसिंग इनफाइनाइट टाइम तक बाउंसिंग चलती रहेगी, वो टोटल टाइम कितना होगा ये पूछ लिया जाए तो वो भी पता किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं पता करता हूं जरा क्या होगा। पहले तो यहां से जस्ट यहां से गिरा ना है बॉल, इस बॉल को यहां से यहां नीचे आने में तक कितना टाइम लगा होगा, तो मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूं। मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं, पहले तो लिख देता हूं टोटल टाइम, किसका कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं मैं पहले वो लिख देता हूं। टोटल टाइम टेकन इन ऑल बाउंसिंग, टोटल टाइम टेकन इन ऑल बाउंसिंग, जितने भी बाउंस हो रहे हैं, ठीक है, उसका टोटल टाइम चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो नीचे आने का टाइम, ये टोटल टाइम बिफोर द बॉल स्टॉप, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, टोटल टाइम बिफोर बॉल
स्टॉप्स। ठीक है, बॉल के रुकने से पहले पहले कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो वो टाइम पता करते हैं बच्चे कि जो बॉल है, ये बॉल यहाँ से यहाँ नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा इसको। ठीक है, सबसे पहला वो टाइम, फिर उसका अगला, फिर अगला टाइम पता करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पता करो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो माइनस एच चाहो तो माइनस एच लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये शुरुआत का जो टाइम है ये आ गया 2h/g। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया। फिर इस बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो वो टाइम को मैंने t1 नाम दे दिया। तो t1 कितना आ गया √2h1/g। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से t1 h का वैल्यू निकाल लिया। h का वैल्यू मुझे पता है बेटा कितना है 2/g। अभी हाइट निकाली थी क्या, पहला जब पहली बाउंसिंग के बाद कितनी हाइट पे जाएगा, दूसरी बाउंसिंग के बाद कितनी हाइट पे जाएगा, तीसरी बाउंसिंग के बाद कितनी हाइट पे जाएगा। तो ये जो h आया था ये आया था e²/h। ये क्या आया था बेटा e² इंटू h। ठीक है, ये आया था जो h1 का वैल्यू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले वाला कैलकुलेशन देख लो। तो यहाँ से जो t1 निकल के आया मेरे पास, ये e बाहर आ जाएगा, e इंटू √2h/g, ये आ गया। ऐसे जब मैं बेटा t2 निकालूंगा तो t2 निकल के आएगा मेरे पास कितना 2h2/g। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये जैसे t आया, t1 आया, t2 आया, तो t2 कितना हो जाएगा √2h2 की जगह कितना आ जाएगा e4h/g। तो यहाँ से t2 कितना निकल के आया, e² बाहर आ गया 2h/g, ये t2 है। ऐसे में t3 भी निकाल सकता हूँ क्या, t3 कितना आ जाएगा e3 2h/g। ऐसे में tn निकालूंगा, nth बाउंसिंग के बाद कितना टाइम लगेगा, जब ये nth बाउंसिंग कर रहा होगा तो उसमें तो यहाँ क्या आ जाएगा e⁻n √2h/g। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए देखो क्या करूँ मैं, जो बाउंसिंग का मुझे टोटल टाइम चाहिए उसको मैंने कैपिटल T मान लिया। ठीक है, ये जो टोटल टाइम टेकन इन ऑल बाउंसिंग, इसको क्या मान लिया अपन ने कैपिटल T, इसको अपन ने मान लिया क्या बेटा कैपिटल T, टोटल बाउंसिंग का। तो जो कैपिटल T होगा, देखो ये क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे गलती करने के चांसेस हो जाते हैं बच्चों के। देखो पहला तो जो टाइम होगा ये T है क्या, पहले तो बॉल नीचे आई क्या, पहले इस बॉल को यहाँ से नीचे आने में टाइम लगा T, तो T प्लस इस बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगा T1, नीचे आने में लगा T1, तो 2T1। ऐसे सेम पैटर्न पे 2T2, 2T3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ऐसा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ भी 2T कर देते हैं, यहाँ 2T नहीं आएगा क्योंकि बॉल ओनली नीचे ही आई है ना, नीचे से थोड़ी फेंकी है कोई बॉल को। ठीक है, तो ये आ गया। अब सारा T, T1, T2, T3 का वैल्यू यहाँ पुट करूं तो कैपिटल T, ये T का वैल्यू कितना आ गया बेटा √2h/g प्लस ट्वाइस ऑफ T1 का वैल्यू कहाँ रहा, ये √e2h/g प्लस 2 यहाँ आ जाएगा e² 2h/g एंड सोन चलता जाएगा कैसा, अगले में e3 आ जाएगा बस। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा √2h/g तो बाहर आ गया क्या, ये √2g ये तो एज इट इज, यहाँ से क्या बाहर ले लूँ 2e √2h/g। एक काम करें क्या, 1 मिनट, 2h/g बाहर, यहां से मैं ये 2h/g को एज इट इज रहने दिया, इसमें 2e 2h/g कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस e बचेगा, यहाँ e तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ e², अगले में कितना आएगा e3 आएगा ना, अगले में e3, तो यहाँ एक e तो बाहर आ गया, 1 प्लस e प्लस e3, ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो टाइम कितना आ गया देखो √2h/g प्लस 2e √2h/g। अब इसका ये जो सीरीज है 1 प्लस e², इसका आंसर होता है 1/1 माइनस e। अब ये कैसे आया देखो, ये बताता हूं मैं, ये कैसे आया इसके बारे में समझ लेते हैं जरा। ये जो है ना, ये 1/1 माइनस e कुछ बच्चे को प्रॉब्लम कर रहा होगा, अभी समझा दूंगा कैसा है। इधर समझा दूं क्या,
चलो इधर समझा देता हूँ मैं, है ना। तो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो देखो मैं यहाँ लगाता हूँ, शायद मैंने आपको बेसिक मैथ्स में समझाया हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, एपीजीपी तो समझते हो ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है बेटा, अगर मान लो A1 R स्क्वायर R³ R4 R5 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जीपी चल रही है, तो लिख रहा हूँ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब सम को क्या लिखते हो आप, Sn, तो ये Sn जो निकल के आता है, ये निकल के आता है 1/1 - R, ठीक है। R क्या है, ये ज्योमेट्रिकल रेशियो होता है, इसको प्रोग्रेशन का, जितना का मल्टीप्लाई फैक्टर चेंज हो रहा है। अब इसमें ये ध्यान रखना है R का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। R का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 1 हो, ठीक है। यहां तक की कहानी लिख लिया आप लोगों ने। यहां तक लिखा गया बच्चे। तो मैं यहाँ का टोटल टाइम निकाल के बताता हूँ आपको, टोटल टाइम कितना आएगा। देखो ये समझ में आया ना, 1 R स्क्वायर R³ R4 R5 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका जो सम होगा ये क्या होगा, 1/1 - R, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं, उसी पैटर्न पे R की जगह ये आ गया ना, बस सम कर रहा हूँ ना मैं, सम है ये, Sn का मतलब सम होता है, ठीक है ना, Sn Tn आपने 10th में पढ़ा हो। तो अब इसके बाद की कहानी देखते हैं जरा क्या होगा। यहाँ से बेटा अब मैं क्या करूँ, इसमें से T, कैपिटल T को 2H/G, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2E/1 - E, इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, देखो √2H/G, 1 - E एलसीएम आ गया, 1 - E प्लस 2E, तो ये जो टाइम आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है बेटा, √2H/G, ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस गायब, तो हो गया 1 + E/1 - E। नोट कर लो जरा, नोट कर लीजिए बेटा। यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, 2H/G 1 + E1 - E, ये जो है टोटल टाइम निकल गया है मेरे पास बाउंसिंग का, ठीक है बेटा। नोट करो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलो यहाँ तक की कहानी समझ आई बच्चों सभी को, यहाँ तक की कहानी समझ आई क्या सभी को, ठीक है। और आप कुछ भी और भी मेथड से इसका, जैसे कुछ बच्चों ने अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है मैथ्स वालों ने, तो वो इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने तो यही किया, मेरे को यही अच्छा लगा। तो बाउंसिंग ऑफ बॉल में अपने को टोटल टाइम मिला, टोटल टाइम मीन्स वो बॉल यहाँ से नीचे गिरी, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जब तक होती रही, वो सारा का सारा टाइम कितना होगा, वो टाइम ये आ गया, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए टोटल डिस्टेंस कितनी चला होगा, टोटल डिस्टेंस भी पता लगाना हो तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा रुकने से पहले। सबसे पहले H गिरा, H, फिर H1 H1 H2 H2 H3 H3 H4 H4, ऐसे ऐसे लास्ट तक जाता रहेगा, ठीक है। कब तक, इनफाइनाइट तक। तो मैं अब निकाल रहा हूँ टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा वो पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस की कहानी भी समझ लेते हैं यार। ये टाइम वाली कहानी आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। ये इनफाइनाइट जीपी याद रखना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का सम आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या समझा रहा हूं मैं, देखो, डिस्टेंस कवर बाय बॉल बिफोर स्टॉप। तो यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर बाय बॉल। अगला समझा रहा हूं क्या, डिस्टेंस कवर्ड
by the ball before it stops। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चला होगा ये समझ लेते हैं। ये जो डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा, सबसे पहले h, 2h1, 2h2, 2h3 एंड सोन। पहला वाला h इसलिए लिखा क्योंकि पहले केवल नीचे आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी मेरे पास, ये जो डिस्टेंस निकल के आता है बेटा, h तो एज इट इज 2, h1 का वैल्यू आपको पता होगा e स्क्वायर h आया था 2, h2 का वैल्यू e4h आया था 2, e6h आया था एंड सोन चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो डिस्टेंस निकालूंगा बेटा, वो डिस्टेंस में क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो। ये जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, इसमें भी अगेन इनफाइनाइट जीपी का पैटर्न बनाने के लिए आप क्या करोगे, सोचो जरा क्या करना होगा इस वाले में पार्ट में। यहां से जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा बेटा, तो ये जो h है ये तो एज इट इज रहने देते हैं इसको। अब यहां में से क्या कॉमन आ गया, 2e स्क्वायर h कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट यहाँ 1 बचेगा, यहाँ e स्क्वायर बचेगा, यहाँ e पावर 3 बचेगा, यही ना, e स्क्वायर e4, यहाँ 4 आएगा e पावर 4। ठीक है, और अगला यहाँ जो आता है ना अगली स्टेप में, देखो क्या है, 2e पावर 8h आता है क्या यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगली स्टेप में आपको आसान लगे। देखो क्या होगा, आपको पता है बेस सेम होगा तो पावर ऐड होती है, बेस सेम होता है तो क्या होगी, पावर ऐड होगी, ना कि मल्टीप्लाई होगी। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा यहाँ पे। तो 2e2h, यहाँ तो 1 बचा। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 आ गया, पर इसमें दिक्कत आ रही होगी सर यहाँ 3 आना चाहिए ना, यहाँ 4 आएगा बेटा, क्योंकि आपको पता होगा x पावर 3 इंटू एक्स पावर 2 जो होता है, ये x पावर 6 नहीं होता, ये x पावर 3 इंटू एक्स पावर 2 क्या होता है, x पावर 5 होता है। ठीक है, तो ये जो 6 है ना, 6 में से 2 यहाँ ले लिया ना मैंने, तो यहाँ 4 बचेगा ना। ठीक है बच्चे, ऐसे मैंने 8 में से 2 यहाँ ले लिया ना, तो यहाँ कितना बचेगा, e पावर 6 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना बेटा। पावर जो मल्टीप्लाई बेस सेम होगा तो पावर मल्टीप्लाई बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ना कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा ना, तो डिस्टेंस क्या है देखो, h प्लस 2e(h), ये आ जाएगा 1/1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन h को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई कितनी, डिस्टेंस आ गई कितनी, h कॉमन लिखते ही 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर एलसीएम ले लूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगी क्या, 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर। तो यहाँ से निकलने पे डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आई बेटा। ऐसे अगर मैं डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बॉल बिफोर इट स्टॉप, तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप। एक काम करता हूँ ना, मैं पहले एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ। अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो अगर मान लो मुझे क्या पता कर रहा हूँ बेटा, एवरेज स्पीड, ये जो टोटल बॉल एवरेज स्पीड पता करना है इस ड्यूरेशन में, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो कितना डिस्टेंस चला इस पूरे प्रोसेस में, ये रहा h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। टोटल टाइम मैंने भी कैलकुलेट किया था कि बेटा इसका जो टोटल टाइम आया था कैपिटल T, वो कितना आया था, 2√h अपॉन जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई, 2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ऐसा ही कुछ आया था क्या। तो ये जो यहाँ से एवरेज स्पीड निकल के आई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए बेटा तो h गायब होगा क्या, एक सेकंड, देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरेज स्पीड में कैलकुलेट करता हूं। देखो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन हो जाती है, ये h से ये h गायब होगा, 2 डिवाइड में आएगा, g ऊपर चला गया, GH अपॉन 2 तो ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर ये 1 प्लस ई स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में जो 1 माइनस ई स्क्वायर उसको फैक्टर करके 1 माइनस ई 1 प्लस ई ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या, अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये 1 माइनस ई से 1 माइनस ई, ये 1 माइनस ई से ये 1 माइनस ई गायब हो जाएगा क्या? तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी मेरे पास, एवरेज स्पीड, स्पेस नहीं है मैं ऊपर मिटाना नहीं चाह रहा हूँ तो यही लिखूंगा रूट ओवर जी एच अपॉन 2, ये तो रूट ओवर जी एच अपॉन 2 आ गया, ये 1 प्लस ई और 1 प्लस ई, यहाँ पे ये 1 प्लस ई से 1 प्लस ई मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल के आता है, कैपिटल ब्रैकेट यूज करता हूँ, क्या निकल के आया देखो बेटा 1 प्लस ई स्क्वायर तो ऊपर एज इट इज है और डिवाइड में 1 प्लस ई होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास ये रिजल्ट निकल के आएगा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड जैसा कि आप सबको पता होगा बेटा, एवरेज स्पीड क्या होता है, सबको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रूट जी एच अपॉन 2 1 प्लस ई स्क्वायर 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ऐसा एवरेज स्पीड का आंसर है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो बेटा जल्दी से वीडियो पॉज करके, कैलकुलेशन लेंथी है बाकी वही कहानी है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो बेटा, इसको रब करता हूं आपस, गायब गायब गायब। अब निकाल लेते हैं एवरेज, पहले डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, जिसे अपन ने डिस्टेंस लिखा ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा मेरा, डायरेक्ट आप लोग खुद भी बता सकते हो, मुझे पता है फाइनली ये बॉल यहाँ से चलना शुरू करी, यहाँ से गिरेगी, ऊपर उठी ऊपर उठी ऊपर उठी ऊपर उठी और फाइनल आके तो ग्राउंड पे गिरनी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा एच ही निकल के आएगा, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो एवरेज स्पीड अगर मैं जैसा निकाला उसी पैटर्न पे एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना h और टाइम जो भी मैंने निकाला √2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, यही आया था क्या बेटा। तो यहां से जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, एवरेज वेलोसिटी, ये h से h गायब होगा, √2 gh अपॉन 2, ये आ गया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो जरा। तो ये सारे रिजल्ट जो मैंने अभी इतनी देर में आप लोगों को समझाया बेटा, ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये इस टाइप से आपको पता होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, ये सारे मीन्स प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, ये सारा क्लियर है। ये जो प्रोसेस है, रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि अभी तो सिचुएशन क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर से बॉल को नीचे गिराया, क्या हो सकता है बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाए, जेई में पूछा जा सकता है, बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया तो फिर जो है नीचे से ऊपर जाने का टाइम वो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। तो पहले एक बार रिजल्ट अगर आप लोग रट लोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ऐसा जेई में आ जाता है तो पूरा सोल्व करना आप आराम से। नीट वाले बच्चों के साथ में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए ना तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा, डिस्टेंस की कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी इंडिविजुअल की। और अगर एवरेज स्पीड पूछ लिया तो फिर और ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन, पहले सारी डिस्टेंस पता करो, फिर सारा टाइम पता करो, फिर डिवाइड करके आंसर निकालो, ठीक है। तो चलो नोट कर लो जरा, मैंने बाउंसिंग ऑफ बॉल की सारी कहानी आपको समझा दी है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, इसको गायब कर रहा हूं मैं, बाउंसिंग ऑफ बॉल को, है ना। क्यों देखो अगला पैटर्न क्या है, नेक्स्ट एक टर्म आती है बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में पहले मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। वैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट का जो रोल है मैंने आपको बताया था, ई का इक्वेशन, ई जो लिखाया था ना मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसमें मैंने लिखाया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल
अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ब्रैकेट में लिखा था अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। फिर समझा था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में बाद में समझा दूंगा कभी, तो वही टाइम आ गया बेटा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में अपन समझ लेते हैं अभी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है देखो, तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये लाइन कौन सी लाइन होगी, नाम से भी पता लग रहा है देखो। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब समझ लेते हैं। और ई का इक्वेशन जो अपन लिखते हैं ना बेटा, ई का इक्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लिखा जाता है हमेशा। ई का इक्वेशन किधर लिखा जाता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अपन ई का इक्वेशन लिखेंगे हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होती क्या है इसको समझते, देखो क्या है, ध्यान समझना बेटा। जब भी कोई भी पार्टिकल कोलाइड करेगा, जब कोई भी पार्टिकल कोलाइड करते हैं, कोई भी पार्टिकल कोलिजन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उन पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लगने वाला है। वही फोर्सेस के कारण वो ब्लॉक जो है वो जो फोर्स लगे होंगे कोलिजन के ड्यूरेशन में, जब कोलिजन हुई होगी उस टाइम पे, वही फोर्स उन ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम चेंज करते हैं, उनका वेलोसिटी चेंज करते हैं, ठीक है। तो यही फोर्स को अपन इंपल्सिव फोर्स भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, इंपल्सिव फोर्स। तो मैं एक पहले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो थोड़ा आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझ आएगा। जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और एक दूसरी बॉल यहाँ है इधर, और ये बॉल इधर आ रही है। ये वाली बॉल रेस्ट में है और ये वाली बॉल पास में आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये टॉप व्यू बताया गया बेटा, है ना, ग्रेविटी के कारण कंसिडर नहीं करना, यूं नहीं सर ये तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगी। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो ये रेस्ट वाली बॉल है इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। तो ये जो बी वाली बॉल यहाँ रखी हुई है बेटा, जब ये बॉल ए यहाँ आ जाएगी तो ये ए बॉल जो है इस बी बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये बॉल इस डायरेक्शन में भागने वाली। जैसे ये बॉल इधर जा रही होगी ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी इस पे, तो ये बॉल जो है इस पे इधर ये जाते जाते फोर्स लगाएगी ना, तो ये जो कॉमन नॉर्मल है, दोनों बॉल जब यहाँ ऐसी सिचुएशन में, ये बॉल यहाँ है ऐसा ए वाली बॉल और ये जो बॉल बी यहाँ पे है ऐसी वाली बॉल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, इस बॉल बी पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये बॉल बी इधर भागने लगेगी। बॉल बी अगर इधर भागती है तो ए इधर कहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो कोलिजन है फिर अपने पास ये हो जाएगी ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना। तो इस बॉल बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसमें, तो इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या, वो लाइन जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल पे फोर्स लग रहे हैं। कोलिजन होगा तो कोलिजन के ड्यूरेशन में जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगते हैं उसी लाइन को क्या बोल दिया जाता है। जैसे सिंपल अपन ब्लॉक लेते हैं ना, जैसे ये बॉल है, ये ग्राउंड आ गया और ये दूसरी बॉल आ गई ए एंड बी। अब जब बच्चों ये दोनों बॉल कोलाइड करेगी, ये दोनों बॉल कोलाइड करेगी, तो ये ऐसी कोलिजन वाली सिचुएशन आ गई ए एंड बी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों की ये जो सरफेस है, इस बॉल पे इधर फोर्स लगेगा और इस बॉल पे इधर फोर्स लगेगा। हमेशा ध्यान रखना ये जो फोर्स लगेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो लाइन है जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहे हैं, यही लाइन को बोल दिया जाता है क्या, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब ये 1D कोलिजन में तो कोई दिक्कत नहीं, 1D कोलिजन में तो इजीली पता लग जाता है जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहे होंगे, जैसे ब्लॉक इधर आ रहा होता है 10 मीटर पर सेकंड। 1D कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन में तो क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में ब्लॉक आ रहे होते हैं वही डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वही डायरेक्शन में क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो क्या होता है, टकराने से पहले का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, टकराने के बाद का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन। बट जब 2D कोलिजन होती है, 2D कोलिजन में क्या होगा, आ तो रहे थे एक डायरेक्शन में और जाने लगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको 2D कोलिजन, उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है तिरछा मिर्चा होता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब समझाने से पहले अपन 1-2 डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बारे में कुछ लिखाऊंगा मैं, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। तो क्या है देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, पहले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन, है ना। पहला आसान सा एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या समझा रहा हूं देखो। ये मान लो यहाँ पे ग्राउंड है अपने पास, ठीक है, ये ग्राउंड आ गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेंगे। ये एक बॉल है ए, इधर जा रही है कुछ वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बॉल है बी, ठीक है।
अब क्या होगा, ये रेस्ट में मान लिया, बॉल भी जो है वो रेस्ट में मान ली उसने। अब क्या होगा बेटा, जब कोलिजन होगी तो ये वाली बॉल को टक्कर कर रही होगी, ये ए और ये बी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे ये वाली बॉल पे इधर फोर्स लगेगा, ये वाली बॉल पे इधर फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये इम्पल्सिव होगा, तो इधर वाला भी इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव का मतलब बड़े बड़े से फोर्स, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, जिस लाइन के अलोंग ये इम्पल्सिव फोर्स लग रहे हैं, इस लाइन को बोल दिया जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या है, ऐसी लाइन जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल पे कोलिजन के ड्यूरेशन में जब कोलिजन हो रही है तो उस लाइन के अलोंग फोर्स लगते हैं, उसी लाइन को इंपल्सिव फोर्स, जिस लाइन के अलोंग इंपल्सिव फोर्स लगते हैं कोलिजन में, वही लाइन को अपन क्या बोल देंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल टॉप व्यू वाला समझा देता हूँ, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये एक बॉल है ए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब की बार जो डायग्राम है वो टॉप व्यू वाला है, पिछला तो ग्राउंड से देख रहे थे। अब जो दूसरी बॉल है वो दूसरी बॉल मान लो यहाँ पे थोड़ा नीचे रखी है ए से, ठीक है। अब कोलिजन के बाद क्या होगा बेटा, जब ये बॉल ए है, ये बॉल बी को हिट करेगी, ए एंड बी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ये यहाँ पे ये वाली बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नॉर्मल, और ये वाली बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये जो लाइन मेरे पास निकल के आई है यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो है वो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है ना, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होती है वो नॉर्मल के अलोंग होगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसके अलोंग होगी, नॉर्मल के अलोंग, ठीक है। क्लियर है बच्चे। और एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे मान लो यहां पे ये ग्राउंड आ गया, ठीक है, ये ग्राउंड आ गया मेरे पास। अब इस ग्राउंड पे क्या है, एक बॉल है, ये एक सिंगल बॉल है और ये बॉल इधर जा रही है। अब ये बॉल जो है सिंगल बॉल यहाँ आके हिट करेगी। अब यहाँ आके हिट करने पे क्या होगा, ये जब बॉल यहाँ आके टकराएगी बेटा, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ डायग्राम, ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जब ये बॉल यहाँ आके हिट करेगी तो ये पॉइंट जो कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट आया है, ये कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट, इस बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नॉर्मल, ठीक है। बॉल पे इधर लगेगा और ग्राउंड पे नीचे आएगा, ठीक है। बराबर बराबर बनाना दोनों को, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी यही है, यही लाइन को क्या बोल दूंगा मैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब यहाँ के एक सिंगल बॉल है, तो इस बॉल पे जो बॉल को गिराऊंगा ना मैं, तो बॉल पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बॉल पे जो फोर्स लगने वाला है ग्राउंड के कारण वो ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। ऐसा तिरछा नहीं लगेगा, ऐसा तिरछा या ऐसा तिरछा, ठीक है। उसी टाइप से अगर एक और न्यूमेरिकल बताऊं आपको, एक और कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल बताऊं, एक एग्जांपल और, तो जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन आ गया, ये फिक्स आ गया, ये एंगल कुछ फिक्स इंक्लाइन है। अब अगर मैं यहाँ से एक बॉल को गिरा रहा हूँ, ये बॉल यहाँ से गिरा रहा हूँ और ये बॉल इधर नीचे आ रही, तो जब ये बॉल अगर यहाँ से रिलीज़ करता हूँ मैं, तो इस बॉल को रिलीज़ करने पे बॉल यहाँ के हिट करेगी, क्या ऐसे, ये बॉल यहाँ के हिट करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो टेंजेंट हो गया क्या, और इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और यही लाइन जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी वाली स्विच, ये लाइन जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ, फिजिक्स की लैंग्वेज में तो अपन क्या बोल सकते हैं, वो लाइन जिस लाइन के लॉन्ग इंपल्सिव फोर्स लगते हैं। जब ये बॉल गिरेगी बेटा तो इस बॉल पे जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। ऐसे ये वाली बॉल गिरेगी तो इसमें ऊपर लगेगा, ये वाली बॉल दोनों टकराती है तो ऐसे लगेगा, और ये फर्स्ट वाला तो आसान है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में तो क्या है, जो पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ना दोनों का, ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये लाइन तो टेंजेंट हो गई और ये नॉर्मल हो गई, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट का परपेंडिकुलर जो होगा उसी लाइन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल देते हैं। ये तो दोनों की कॉमन टेंजेंट आ गई क्या बेटा, ये कॉमन टेंजेंट आ गई क्या, तो कॉमन टेंजेंट परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट परपेंडिकुलर, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसा आएगी कॉमन टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये कॉमन टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर,
तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की कहानी लिख लो। इसके बारे में मैं लिखा भी देता हूँ अभी आपको 1-2 लाइन। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से कुछ समझ आएगा। मैंने 4 एग्जाम्पल दिया आपको, मेरे जैसे अगल बगल में मत बना देना। आपके पास बुक होती है, नोटबुक में खूब सारा स्पेस होता है। पहला ये वाला एग्जाम्पल लिखो, फिर ये दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखो, फिर तीसरा, फिर चौथा। 1 2 3 4 एक एक के नीचे नीचे लिखना, अगल बगल में मत लिख देना, पूरी खिचड़ी बन जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा बाद में। ठीक है, नोट कर लो जरा। अब मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको, यहाँ तक की कहानी नोट करो आप जल्दी से। यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए बेटा। चलो नोट किया गया बेटा, रब कर देते हैं इसको, गायब कर देते हैं। अब इसके बारे में लिखवा भी देता हूं कुछ कहानी, थोड़ी सी 2-3 पॉइंट से लिख लेते हैं इसके बारे में। चलो क्या है देखो, पहला तो क्या लिख रहा हूं देखो, लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन, लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, कॉमन नॉर्मल टू द surfaces in contact during collision is called line of impact। ठीक है, is called line of impact। दूसरा, impulsive force during collision, impulsive force during collision acts along this line on both the bodies। ठीक है, जो इंपल्सिव फोर्स होंगे वो क्या होंगे, यही लाइन के अलोंग लगने वाले हैं। नेक्स्ट, और जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लगते हैं वही डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है क्या? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम direction of change in momentum along line of impact। ठीक है, अगर मान लो कोई पार्टिकल रुका हुआ है, 2 पार्टिकल है और जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो दूसरा पार्टिकल कोलिजन के बाद जिस डायरेक्शन में जाएगा ना वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी। अभी डायग्राम से भी समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ। इफ वन पार्टिकल इज स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे है, बिफोर द कोलिजन से पहले रुका हुआ है। ठीक है, देन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट will be along
इट्स मोशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लिख लेना पूरा, कोलिजन देख नहीं रहा हो तो भी समझाता हूँ। देखो क्या है, मान लो टॉप व्यू बताता हूँ आपको, ये वाला डायग्राम है, ये ब्लॉक ए है, ये इधर आ रहा है, बी जो है यहाँ पे रेस्ट में था, जैसे मान लो ये ए इधर आ रहा है, ए 10 मीटर पर सेकंड से, बी यहाँ पे रेस्ट में है, बी है रेस्ट में, कोलिजन के बाद जो है ये टकराए ए और बी, ये ए है और ये बी टकराए, और टकराने के बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, टकराने के बाद जो है ये बी रेस्ट में था तो बी इधर भागेगा क्या, बी का वेलोसिटी इधर आ गया, बी इधर भागने लगा कुछ वेलोसिटी से, ए का वेलोसिटी पता नहीं इधर कुछ होगा, ए का वेलोसिटी इधर हो सकता है कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये लाइन आ गई कॉमन, और यही लाइन जो होगी ना जिस डायरेक्शन में बी भाग रहा है, ये वेलोसिटी आ गई। जबकि नॉर्मल तो दोनों पे जो नॉर्मल बताओ ना मैं, कॉमन नॉर्मल, ये वाला ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगा होगा, ये वाले ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगा होगा, और यही जो लाइन है वो क्या आ गई अपने पास, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि बी ब्लॉक रेस्ट में था शुरू में। ये टॉप व्यू है, ये बेटा क्या है, ये टॉप व्यू। ये बी ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट में था क्या, बी ब्लॉक रेस्ट में था और बी ब्लॉक इधर भाग रहा है ना, अब बी ब्लॉक इधर भाग रहा है, इसका मतलब बी ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा होगा, जिधर फोर्स लगे, रेस्ट में है कोई ब्लॉक तो किधर भागना शुरू करेगा, जिधर फोर्स लगा, तो बी इधर भागा तो बी पे इधर फोर्स लगा होगा, तो वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी। तो मैंने क्या लिखा है, इफ वन पार्टिकल इज स्टेशनरी बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले रुका हुआ है, ये बी रुका हुआ है देखो रेस्ट, देन लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी अलोंग द मोशन आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, क्लियर है बेटा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए जरा। नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी बेटा। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ लिया आज बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में पढ़ लिया गया सारा सब कुछ। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में सब कुछ हो गया अपना। तो वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट वाला समझाता हूं आपको क्या है। देखो चलो इसको रब कर देता हूं मैं। इसको रब कर देते हैं। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, आज वाला लेक्चर अपन एक काम करते हैं यहीं क्लोज कर देते हैं, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो जाएगा फिर अगर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके। तो आप लोग एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसका एक आध न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले लेक्चर में, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे और अपना चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। मीन्स सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के लिए मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा नेक्स्ट वाला, जिसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल्स और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।